Hello everyone, myself Anup sir. Today we will study about the topic the revolution of the liberals 1848. पिछले वीडियो में हमने द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 से लेकर के 1848 के बीच वाला पढ़ा था, जिसमें हमने जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, रोमांटिसिज्म और 1830s के एज ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप के बारे में स्टडी किया गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल, जिसमें हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन जो न्यू मिडिल क्लास के द्वारा जो रिवॉल्यूशन किया गया था या लिबरल्स के द्वारा जो रिवॉल्यूशन किया गया था उसके बारे में, और केस ऑफ जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। फिर पोजीशन ऑफ वुमेन इन द यूरोप उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर देखेंगे कि मोनार्ची के पूरे यूरोप में जो मोनार्ची थे उनके अंदर क्या चेंजेज आए, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने जो क्या क्या पढ़ा है, देखिए 1789 में हमने पढ़ा था कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसमें एबॉलिशन ऑफ बर्बन डायनेस्टी। 1804 से 1815 के बीच में नेपोलियन एरा आया था, नेपोलियन का युग आया था, नेपोलियन का समय आया था। और 1815 से लेकर 1830 तक कंजर्वेटिव्स का समय आया था, और जिसमें फिर से बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया था। और 1830 से 1848 के बीच में रिवॉल्यूशनरीज एरा आया था, मतलब रिवॉल्यूशनरीज क्रांतिकारियों का युग आया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं जो आज का टॉपिक है एज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एज ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से वीवर्स और जो छोटे मोटे जो पीजेंट्री वर्ग थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। किसके लिए? मोनार्ची के लिए। तो उन्होंने कई जगह पर रिवॉल्यूशन किया, और उनके रिवॉल्यूशन के पैरेलल एक और रिवॉल्यूशन किया गया न्यू मिडिल क्लास के द्वारा। न्यू मिडिल क्लास के द्वारा उसके पैरेलल में एक रिवॉल्यूशन किया गया, जिसका उनका मेन पर्पस क्या था? ये जो रिवॉल्यूशन जो किया गया, इसका जो मेन पर्पस था कि पूरे यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप में जहाँ जहाँ पे मोनार्ची है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाया जाए और नेशनल यूनिफिकेशन किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ को संवैधानिक तरीके से, मतलब कोई भी गवर्नमेंट चल रहा है कंट्री में, तो पीपल के द्वारा जो लोगों की इच्छा है उसके अनुसार चले, तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, तो इनका जो ये न्यू मिडिल क्लास थे, इनको लिबरल नेशनलिस्ट भी बोलते थे। इसमें वुमेन भी शामिल थी और मैन भी शामिल थे। और इनका जो मेन मोटो था, मेन पर्पस था, वो क्या था कि गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, इज डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल, सो पीपल डिसाइड हाउ गवर्नमेंट शुड रन। तो इनका डिमांड था कि पहली बात, गवर्नमेंट अथॉरिटी जो भी बने वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बने, और जो भी चीज़ें गवर्नमेंट रूल अप्लाई करती है वो लोगों के द्वारा, लोगों की सहमति के साथ बने। ठीक है, तो ये इनका डिमांड था। और इसके अलावा इनका एक और डिमांड था कि नेशनल यूनिफिकेशन। जो लिबरल नेशनलिस्ट का एक और डिमांड था नेशनल यूनिफिकेशन, कि जो नेशनल, बहुत सारे नेशन थे, कई टुकड़ों में थे। मैंने बताया था ना कि जर्मनी कई पार्ट में डिवाइड था, कई किंगडम्स में डिवाइड था, इटली कई डचीज में डिवाइड था, और स्विट्जरलैंड कई सारे कैंटन्स में डिवाइड था। तो इनका ये डिमांड था कि नेशनल यूनिफिकेशन, और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स दिए जाए, किसको? पीपल को दिए जाए। तो इनका लिबरल नेशनलिस्ट का ये डिमांड था। तो लिबरल नेशनलिस्ट का तो सबसे पहला जो केस दिखा वो जर्मनी में दिखा। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देखा कि जो रिवॉल्यूशन हो रहे थे वो पीजेंट्री करने स्टार्ट कर दिए थे 1848 तक। लेकिन अब 1848 में ही एक और रिवॉल्यूशन उनके साथ साथ होने लगा, जो न्यू मिडिल क्लास या जो लिबरल क्लास कहते हैं। लिबरल क्लास वे क्लास कहलाते हैं, वे लोग कहलाते हैं जो ये डिमांड करे कि सबको, पूरे सारे सिटीजन को, सारे लोगों को क्या मिले? इक्वलिटी का राइट मिले। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ मिले, और सबको फ्रीडम हो, कहीं भी जाने और आने का फ्रीडम हो। तो ये लोग जो सोचते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लिबरल्स बोलते हैं। तो 1848 में लिबरल्स का भी एक उनके पैरेलल में ही, पीजेंट्री और बाकी वर्ग के पैरेलल में ही, क्योंकि आपने देखा था कि फूड शॉर्टेज हो गया था और बहुत सारे वीवर्स कोलैप्स हो गए थे, और छोटे जो वर्ग थे वो क्या हो रहे थे? कोलैप्स हो रहे थे। तो उनका जगह जगह पे जो मोनार्ची के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो उनके पैरेलल में ही लिबरल जो नेशनलिस्ट थे उनका भी आंदोलन चालू हो गया। इसका सबसे पहला जो दिखा वो कहाँ पे दिखा? जर्मनी में दिखा। फ्रांस में भी दिखा, लेकिन जर्मनी में इसका मेन दिखा। जर्मनी में लोगों ने क्या किया, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, यानी जो न्यू मिडिल क्लास के जो लोग थे,
उसमें वुमेन और मैन, वहाँ के जो जर्मन बोलने वाले जो वुमेन और मैन थे, वो सब इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने लोगों के बीच में ही 831 इलेक्टेड लोगों को चुना। मतलब जितने भी जर्मन लोग थे उसमें से 831 लोगों को चयन किया। और ये 831 जो चयनित लोग थे, उनके साथ साथ सभी लोग मार्च करते हुए कहाँ पे गए, एक फ्रैंकफर्ट एक जगह है जर्मनी में, वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए। न्यू मिडिल क्लास ग्रुप कहाँ पे इकट्ठा हुए, फ्रैंकफर्ट एक जगह है वहाँ पे इकट्ठा हुए। और किस जगह पे, एक सेंट पॉल चर्च है वहाँ पे इकट्ठा हुए और एक मीटिंग बैठाई गई। 831 जो चुने हुए लोग थे वो लोग थे। और इसके अलावा उस मीटिंग में के हेड कौन थे, उस मीटिंग के हेड थे जो वहाँ के राजा थे। कौन थे राजा, किंग विल्हेम फोर्थ वहाँ के राजा थे। तो उन्होंने क्या किया, उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, हेडेड बाई, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक, ये जो हॉल दिख रहा है ये क्या है, सेंट पॉल चर्च है। ये किस जगह पे, फ्रैंकफर्ट एक जगह है, वहाँ पे हो रहा था मीटिंग। इसमें कौन कौन शामिल थे, इसमें न्यू मिडिल क्लास शामिल थे और इसके अंतर्गत 831 इलेक्टेड लोग थे, जो चुने हुए लोग थे वो भी बैठे, जो आप सीट पे बैठे हुए दिख रहे हैं ये वही इलेक्टेड लोग हैं। और जो आप ऊपर देख रहे हैं स्टेज पर, वो है, कौन है, वहाँ के किंग थे, किंग विल्हेम फोर्थ। ये कौन, कहाँ के किंग थे, ये किंग ऑफ पर्सिया थे। मैंने बताया कि जर्मनी कई छोटे छोटे किंगडम में डिवाइडेड था। उस किंगडम में सबसे बड़ा जो किंगडम था वो था पर्सिया। ठीक है, तो पर्सिया के जो राजा थे उनकी अध्यक्षता में ये सारी मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में ये डिमांड किया गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बने पूरे जर्मनी के लिए, एक पूरे संविधान बने। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों ने डिमांड किया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बने वो लोगों के द्वारा बने। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत राजा के पावर को कम किया गया। इन्होंने कहा कि किंग रहेंगे, एम्परर रहेंगे, लेकिन उनके पावर्स को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा और सिटीजन के में इसको क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन ये जो मीटिंग हुआ, इसमें इस मीटिंग से जो राजा थे किंग विल्हेम फोर्थ यानी किंग ऑफ पर्सिया, ये सेटिस्फाइड नहीं हुए। और ये जा करके बाकी जो छोटे छोटे राजा लोग जो हुआ करते थे जर्मनी में, उनके साथ मिल करके उन्होंने क्या किया, इस पार्लियामेंट फ्रैंकफर्ट का जो पार्लियामेंट था, ये जो पार्लियामेंट हुआ था, जो कई दिन तक मीटिंग चलता रहा, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अटैक किया। और फिर ये पूरा पार्लियामेंट क्या हो गया, फेल हो गया। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऊपर दर्शक दीर्घा में इधर ये जो एरिया है, यहाँ पे कुछ विजिटर्स हैं। और यही जो 831 जो इलेक्टेड पर्सन थे वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये कौन थे, ऊपर ऊपर वहाँ के जो किंग थे पर्सिया के, किंग विल्हेम फोर्थ, वो बैठे हुए थे। ठीक है, तो ये मीटिंग हुई और जिसके अंतर्गत जर्मनी में पहली बार नेशनलिज्म की फीलिंग स्टार्ट हुई, या नेशन बनने लगे। ठीक है, तो इस मीटिंग का मेन पर्पज़ क्या था कि पूरे जर्मनी के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए और यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये जो विजिटर ऊपर आप देख सकते हैं, इसमें मैक्सिमम कौन थी, वुमेन थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूरा इसके बारे में डिटेल दिया हुआ। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कन्वेड इन मार्च 1848। मार्च 1848 में हुआ, लेकिन ये सही मायने में ये जो मीटिंग जो हुआ था, मेन मीटिंग हुआ था 18 मई 1848 में हुआ था। इट वाज ब्रॉट अबाउट बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस, मिडिल क्लास, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड प्रॉस्परस आर्टिसन। ये सब मिल करके, आर्टिसन में सोचा कलाकार, ये सब मिल करके बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स थे और कलाकार लोग थे, ये सब मिल करके उन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। इस मीटिंग का हेडेड कौन किया, हेडेड बाय मोनार्ची में कौन थे, किंग विल्हेम फोर्थ, जो क्या थे, किंग ऑफ रसिया थे। वुमेन्स वेयर ओनली म्यूट स्पेक्टेटर्स टू स्टैंड इन द विजिटर गैलरी। वुमेन कहाँ पे बैठी हुई थी, जो विजिटर गैलरी में केवल बैठी थी। द डोमिनेंट मिडिल क्लासेज रेसिस्टेड द डिमांड ऑफ द वर्कर्स एंड आर्टिसंस, हेंस लॉस्ट देयर सपोर्ट। देखिए, ये जो मीटिंग था पूरी तरीके से न्यू मिडिल क्लास का था। इसमें पीजेंट को और जो छोटे जो क्लास थे उनको शामिल नहीं किया गया। तो ये एक बड़ा रीज़न था इस पूरे पार्लियामेंट का, या इस जो पूरे मीटिंग का फेलर होने का, क्योंकि सारे वर्गों को इसमें समाहित नहीं कर पाए थे। ठीक है, द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रांगर, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। अब देखिए क्या हुआ, मीटिंग का रिजल्ट क्या हुआ कि जो
जब मीटिंग में प्रपोजल रखा गया राजा के सामने, तो उससे क्या हुआ कि जो मिलिट्री और जो राजा के लोग थे वो लोग क्या हुए और मजबूत हुए, जिसकी वजह से और ये लोग कमज़ोर पड़ गए और मीटिंग क्या हो गया, फेल हो गया, पार्लियामेंट वार फेल्ड। ठीक है, अब अगला टॉपिक है रोल ऑफ वुमेन। वुमेन का रोल क्या हुआ करता था यूरोप के अंदर। लार्ज नंबर्स ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर। देखिए जो भी रिवॉल्यूशन होते थे उसमें वुमेन का भी पार्टिसिपेशन था। वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग। वुमेन्स ने कई सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन बना रखा था और कई न्यूज़पेपर भी वुमेन्स ही उसको लिखती थी या उसकी एडिटर जनरल हुआ करती थी। इसके अलावा पॉलिटिकल मीटिंग में भी शामिल होती थी। बट दे डिड नॉट हैव राइट टू वोट, लेकिन उनको सफ़रान, सफ़रान मतलब होता है राइट टू वोट, ये उनके पास नहीं था। सफरेज, सफरेज इनके पास वोटिंग सफरेज नहीं था। ठीक है, तो मतलब इनको राइट टू वोट नहीं था। भले से एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन अभी भी लोग ये मानते थे कि इनका काम क्या है, इनका काम यही है कि चर्च में जा कर के प्रे कर सकती हैं, घर में खाना बना सकती हैं, कपड़े धो सकती हैं, यही सब काम इनका काम है। इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वुमेन वेयर वर्ली स्पेक्टेटर। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या थी, वुमेन केवल दर्शक देखा में थी, जबकि इन्होंने पार्लियामेंट में को बढ़ाने में बहुत सारा योगदान दिया था। इन्होंने एसोसिएशन बनाया, न्यूज़पेपर में लिखा, ठीक है, लेकिन ये वहाँ पे क्या थी, पार्लियामेंट में क्या थी, केवल दर्शक के तौर पे थी। ठीक है, तो ये रहा आपका टॉपिक। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ा। इसका इफेक्ट ये पड़ा कि अब वहाँ के जो पूरे यूरोप के जो मोनार्ची जो हुआ करती थी, वो मोनार्ची के अंदर अब उनको लगने लगा था कि अब इतना सारा रिवॉल्यूशन हो रहा है, पीजेंट भी रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, मिडिल क्लास भी रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो अब बहुत ज़्यादा हार्ड रूल से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि अब अपने रूल्स को थोड़ा सा जो सिटीजन्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया और अपने नीचे अपने मतलब मोनार्ची रहती तो अपने नीचे क्या करने लगे, डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करने लगे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सर्फडम, सर्फडम क्या होता है कि जो दास्ता, जो बंधुआ मजदूर या जो दास जो होते हैं ना, जो कहीं से पकड़ के ला करके उनको खेती कराते थे, तो ये सर्फडम ख़त्म किया गया। और बॉन्डेड लेबर, यानी बॉन्डेड लेबर मतलब जो एक बार जैसे सर्फडम और बॉन्डेड लेबर में डिफरेंस है। सर्फडम क्या हो, किसी को पकड़ लाए और खेती ज़बरदस्ती करा रहे हैं या कुछ काम करवा रहे हैं पकड़ के ज़बरदस्ती। जबकि बॉन्डेड लेबर में क्या हुआ कि एक बार आप साइन कर दिए कि हाँ इतने में 2,000 रुपये आपको मिलेंगे एक साल के अंतर्गत, तो आप वहाँ पे जाने के बाद क्या होता था कि 1,000 मिल रहा है, केवल कम पैसा मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्योंकि बॉन्ड पे साइन कर दिया आपने कि आपके यहाँ काम करेंगे, तो आप मजबूरी में काम करना पड़ेगा। मतलब बॉन्डेड लेबर को पैसा मिलता था, लेकिन सर्फडाम को कोई पैसा नहीं मिलता था, मतलब वो पूरी तरह दास्ता थी, कंट्रोल में रहते थे। तो ये सब उन्होंने क्या किया, अपने मोनार्ची ने अपने आप को बचने के लिए उन्होंने इस चीज़ को एबॉलिश किया। और इसके अलावा हैब्सबर्ग एम्पायर, जो आपने पढ़ा था इसके बारे में, हैब्सबर्ग एम्पायर ने तो हंगरी को पूरी तरीके से ऑटोनॉमस बना दिया, क्योंकि हंगरी में ज़्यादा ये हो रहा था रिवॉल्यूशन, तो उसने क्या किया, हंगरी को पूरी तरीके से ऑटोनॉमस बना दिया 1867 में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी एंड इटली, और इसके अलावा ब्रिटेन के बारे में भी हम स्टडी करेंगे, जो पूरी तरीके से इन दोनों से डिफरेंस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक